Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my third lecture on work, power and energy. और इस लेक्चर में हम बताएंगे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ओके, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन है ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force on a particle that moves in a closed path is zero। देखिए, एक फोर्स जिसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा। कब कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा? अगर वर्क डन बाय दैट फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसके द्वारा जो भी वर्क डन हो रहा है अगर वो एक क्लोज्ड पाथ में हो तो वो वर्क डन जीरो हो जाएगा। मीन्स वर्क डन बाय दैट फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। समझ में आ रहा है ना आपको? फोर्स तभी कंजर्वेटिव होगा जब वर्क डन उस फोर्स की वजह से अगर एक क्लोज्ड पथ में उसका मोशन हो रहा हो। उस मान लीजिए कोई फोर्स आप यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक कैसे मोशन कर रहा है उस फोर्स की वजह से। एक क्लोज्ड पथ है, क्लोज्ड मतलब जिस पॉइंट से आया हुआ है फिर जाके आके इसी पॉइंट में मीट किया कर रहा है। तो अगर उस फोर्स की वजह से इसका मोशन जो है क्लोज्ड पथ में हो रहा है, मोशन हो रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है, एक फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी वर्क डन है ड्यू टू दैट फोर्स मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स। कब? जब वर्क डन जो भी हो रहा है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए इस फोर्स के लिए, तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा डेफिनेशन क्या है? ए फोर्स कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट ऑन ए पार्टिकल्स moves between two points depends only on the position of these points and not on the path followed। एक फोर्स को कंजर्वेटिव कहा जाएगा कब? जब फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन पथ पे ना डिपेंड करे बल्कि पॉइंट किस पे डिपेंड करे? पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स। मतलब इस पॉइंट पे मान लीजिए एक फोर्स अप्लाई हुआ, इसके वजह से वो कैसे मोशन किया, यहाँ आके पहुँचा। एक फोर्स अप्लाई किया, इसके वजह से वो यहाँ पे आया, यहाँ पे जब तक गया कुछ ना कुछ, आप अगर चलते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। जो भी फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो वर्क डन उस फोर्स के लिए आता है। तो यहाँ पे जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई किए उस फोर्स के लिए इस पॉइंट तक आने तक जो भी वर्क डन हुआ उस फोर्स के लिए वर्क डन आएगा। तो मान लीजिए वो एक बार इस पाथ से गया और एक बार इस पाथ से गया। पाथ यहाँ पे अलग अलग है दोनों पाथ, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर जो पाथ चाहे जो भी हो, अगर जो वर्क डन है वो सेम आए, वो क्या आए, इस पाथ से भी आने पर जो वर्क डन आए और इस पाथ से भी आने पर वही वर्क डन आए, तब क्या कहा जाएगा? ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर वो कंजर्वेटिव है। अगर वो किसी भी पथ पे जाए, पथ पे ना डिपेंड करे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। तो ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। एक फोर्स जिसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है कब? जब वर्क डन उस फोर्स के वजह से पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस बॉडी के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो। चाहे जिस भी पथ से जाए, इस पथ से जाए चाहे इस पथ से जाए, बस इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। ओके, अब देखिए थर्ड डेफिनेशन क्या है। अब देखिए क्लोज्ड पाथ के लिए टोटल वर्क डन अगर काउंट करेंगे इस क्लोज्ड पाथ के लिए जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पे जितना वर्क डन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो ये दोनों इक्वल तो हैं लेकिन नेगेटिव होगा तभी जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब वर्क डन इन पाथ वन पाथ वन मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पथ में जितना भी वर्क डन है वो इसके इक्वल होगा। ये तो बोल रहा है डेफिनेशन कि वर्क डन इन पाथ टू, सेकेंड पाथ में, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल होने पर माइनस आएगा। मतलब अगर ये 5 वर्क डन 5 जूल है तो इधर -5 जूल आएगा, तभी तो
5 माइनस 5 ऐड करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि पहला डेफिनेशन बोल रहा है वर्क डन इन्हें पूरे टोटल क्लोज्ड पथ में अगर वर्क डन काउंट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्लोज्ड पथ के लिए तो वो 0 होता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन नेगेटिव आएगा। ओके, टोटल वर्क डन फॉर क्लोज्ड पथ 0, याद रखना है आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट। और एक डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन। ओके, तीसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द, कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके आकार में, एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए सर्टेन स्केलर क्वांटिटी, दैट स्केलर क्वांटिटी इज सेड टू बी पोटेंशियल ऑफ द फील्ड ऑफ दैट फोर्स। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल। मतलब देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ग्रेडियंट आप लोग पढ़े हैं, ग्रेडियंट किसे कहते हैं, ये जो डेल बाय डेल आर है वो है ग्रेडियंट। यहाँ पे डेल बाय डेल आर ये क्या है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इसको कहते हैं ग्रेडियंट। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स इज इक्वल इतना है, मतलब फोर्स क्या है, नेगेटिव है आगे, तो इसलिए नेगेटिव ग्रेडियंट, डेल बाय डेल आर मतलब ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ किसका नेगेटिव ग्रेडियंट, भी इज ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब पोटेंशियल है, उस फोर्स के फील्ड का पोटेंशियल है। पोटेंशियल किसी भी फोर्स के फील्ड का पोटेंशियल जितना होता है वो है एक स्केलर क्वांटिटी, और ये उस फोर्स के फील्ड का पोटेंशियल है। और इस पोटेंशियल का अगर हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो होगा फोर्स। इट मीन्स फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, और फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ फोर्स, उस फोर्स के फील्ड का। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल, आप लोग इतना डेफिनेशन तो पढ़े, लेकिन अब है क्या एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकें, जैसे कि कौन कौन से फोर्स इसके अंडर में आते हैं। तो पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, -G m1 × m2/r का स्क्वायर, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है कि इसको कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कहेंगे। पहला डेफिनेशन ए फॉलो कर रहा है कि ए हो, इसका इस फोर्स का पोटेंशियल क्या आता है, ये पोटेंशियल है, किसका पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स के फील्ड का पोटेंशियल क्या आता है, -Gm × m/r, ये क्या आता है, पोटेंशियल आता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड का पोटेंशियल कितना आता है। और हम लोग जब F निकालेंगे कितना करेंगे, -del/del r, नेगेटिव ग्रेडियंट किसका करेंगे, इस पोटेंशियल का, पोटेंशियल को लिखिए -G_M/r। ये दोनों जैसे m1 m2 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बॉडी का मास है दूसरे बॉडी का, यहाँ पर कैपिटल M मतलब पहले बॉडी का मास, स्मॉल m मतलब दूसरे बॉडी का मास। अभी माइनस माइनस साइन प्लस हो गया, G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आ गया, 1/r का वैल्यू कितना होता है, -1/r²। इसका वैल्यू कितना आता है, -1/, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1/r² आएगा, किसका, 1/r का वैल्यू। अभी आ गया -Gmm/r², तो ये फोर्स कितना था, -Gmm/r²। फोर्स आ गया कहाँ से, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो क्या हो, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे जब हम लोग इनके पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो फोर्स देता है। इसलिए जब हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के केस में भी जब हम लोग इसके पोटेंशियल को नेगेटिव ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो क्या देता है, फोर्स देता है। तो इसीलिए ये सारे एग्जांपल्स कंजर्वेटिव फोर्स में आ रहे हैं। ओके, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके, अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कब होता है, इफ़ द वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑन द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय इट
नॉट ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर हम लोग कह रहे थे फोर्स कंजर्वेटिव होगा कब, जब वो पाथ पे डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे। लेकिन ये उल्टा कह रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तब होगा जब ये पाथ पे डिपेंड करे बल्कि इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड ना करे। इनिशियल फाइनल पॉइंट चाहे जो भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये कौन से पथ में जा रहा है, वर्क डन कौन से पथ में हो रहा है, किस रास्ते में वर्क डन हो रहा है, उस पर अगर डिपेंड करे फोर्स तो वो हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ओके, अब आप लोग एग्जाम्पल पूछेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या। तो एग्जाम्पल में देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स है। जब आप लोग यहाँ पे एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आप लोग मान लीजिए चल रहे हैं तो आप मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए और एक बार सेम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब यहाँ पे गए तो यहाँ पर प्लेन रास्ता था और यहाँ पे गए तो एक कैसा रास्ता था, रफ सरफेस था। अब बताइए, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तो सेम है लेकिन यहाँ पे पथ अलग अलग है। तो ये जो पथ है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ? हम लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ज़्यादा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। जिस केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है, जिसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है। अगर आप इस पर पैर रखेंगे तो आपका पैर का एरिया और इसका एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा। यहाँ पे रफ सरफेस है इसलिए ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इस पाथ में कम हो रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्क डन कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अगर आप जाना चाह रहे हैं आगे की ओर तो वो फोर्स आपको पीछे की तरफ अप्लाई करेगा। अप्लाई करने की वजह से आपका मोशन कम हो जाएगा। अगर फोर्स यहाँ ज़्यादा है तो मोशन यहाँ कम होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कम होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए सेंट्रल फोर्स क्या है। ए फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज सेड टू बी सेंट्रल। तो सेंट्रल फोर्स, दोनों बॉडी के बीच में जो भी फोर्स है उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहेंगे। कब कहेंगे सेंट्रल फोर्स? जब इफ इट इज ए फंक्शन ऑफ द इफ इट इज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। अगर एक फंक्शन हो किसका? डिस्टेंस का, बिटवीन देम। पहली बात तो वो फंक्शन होना चाहिए, वो फोर्स फंक्शन होना चाहिए। किसका फंक्शन होना चाहिए? वो फोर्स, मान लीजिए सेंट्रल फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग देम। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर एक बॉडी है, इधर एक बॉडी है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहेंगे। कब कहेंगे सेंट्रल फोर्स? जब ये बॉडी और ये बॉडी क्या बोल रहा है, इज सेड टू बी सेंट्रल इफ इट इज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे लिखा गया है, इस फोर्स को यहाँ पे लिखा गया है, ये किस फंक्शन मतलब है, ब्रैकेट में जो दिया गया है मतलब ये फोर्स फंक्शन है किसका? आर का। आर क्या है? ये दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है। अगर कोई फोर्स फंक्शन हो, फोर्स किसके बीच में अप्लाई होता है? कोई एक बॉडी के बीच में फोर्स अप्लाई होता है, कभी देखे हैं? अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो आप जिस पे थप्पड़ मार रहे हैं उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आपसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों बॉडी के बीच में अप्लाई होता है, एक बॉडी पे फोर्स नहीं अप्लाई होता है। तो जिस दोनों बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा हो उन दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है, उन दोनों बॉडी के बीच में जो भी डिस्टेंस है, अगर वो फोर्स उस डिस्टेंस का फंक्शन हो तो वो सेंट्रल फोर्स हो। और दूसरा, और वो फोर्स हमेशा एक्ट होता है उस लाइन के ऊपर जो लाइन जॉइन करता है उन दोनों बॉडी को। ओके, यहाँ पर दोनों बॉडी हैं, एक बॉडी है एक बॉडी है, ये दोनों के बीच में फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। कब? अगर वो फोर्स फंक्शन हो
डिस्टेंस का फंक्शन, जो कि डिस्टेंस है वो दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, और दूसरा ये कि वो फोर्स एक्ट होता है एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट वर्क इज परफॉर्म्ड इन ड्रैगिंग ए ब्लॉक 50 मीटर हॉरिजॉन्टली when a 60 Newton force is applied by a rope making an angle of 30 degree with the ground। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट हो रहा है। एक क्वेश्चन ईजी है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। ओके, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये बस डायरेक्ट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ ए 1200 kg ऑटोमोबाइल क्रसिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड ऑन ए लेवल एवेन्यू सडनली ब्रेक्स द व्हील्स lock and the automobile skids coming to a stop after skidding 25 मीटर। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्राइवर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक ड्राइवर है जिसका मतलब वो क्या है, वो एक ऑटोमोबाइल, उसका एक ऑटोमोबाइल है और उसका जो ऑटोमोबाइल का जो वेट है वो है 1200 kg और वो क्रश किया कहाँ पे, जब वो चल रहा था कितने क्रश किया, कितने वेलोसिटी से, 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। मतलब जो इनिशियली वो चल रहा था उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था, 18 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वो लेवल में आके सडनली क्रश करने की वजह से ब्रेक हुआ, ब्रेक की वजह से ब्रेक दबाया और ब्रेक की वजह से व्हील लॉक हो गया। व्हील लॉक होने के बाद भी वो ऑटोमोबाइल स्किड मतलब स्लिप किया, मतलब स्लिप मतलब ब्रेक दबाने के बाद भी कितना डिस्टेंस, उसको कितना टाइम लग गया स्टॉप करने में, स्कीडिंग 25 मीटर, मतलब वो फिसल स्लिप होता रहा 25 मीटर, ब्रेक दबाने के बाद भी 25 मीटर वो स्लिप होता रहा स्टॉप होने के लिए। लास्ट में 25 मीटर स्लिप होने के बाद, स्कीडिंग होने के बाद वो स्टॉप में हो गया। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इतना सारा चीज़ हम लोग को गिवन दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, व्हाट वर्क इज डन, DONE। ओके, पूछ रहा है कि कितना वर्क डन हुआ ऑन द ऑटोमोबाइल, इस ऑटोमोबाइल के द्वारा कितना वर्क डन हुआ बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, किसके द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, जो कि एग्जर्टेड मतलब अप्लाई हुआ किसके द्वारा, बाय द रोड सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स कौन अप्लाई करता है, रोड ही तो अप्लाई करेगा उस बाइक के ऊपर, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस अप्लाई करता है बॉडी के ऊपर, तो जो सरफेस से वो अप्लाई किया ऑटोमोबाइल के ऊपर। वर्क डन पूछ रहा है कितना हुआ उस फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाइक मोशन में है, बाइक मोशन कर रहा है कितने वेलोसिटी से, वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और इस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है और किसके अगेंस्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल, मान लीजिए एक रेक्टेंगल तो हम बना रहे हैं लेकिन ये है ऑटोमोबाइल। ओके, ऑटोमोबाइल आगे की तरफ मोशन कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, F इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन आगे की तरफ मोशन हो रहा है। फिर जब ब्रेक दबाया तो कितना दूर तक गया स्लिप होके 25 मीटर। तो वर्क डन कितना हुआ फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। गिवन क्या है, U वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड,
मास ऑफ ऑटोमोबाइल 1200 kg। तो अब बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो पता है, कितना डिस्प्लेसमेंट वो हुआ 25 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना वो स्लिप किया 25 मीटर। चलिए फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है किसके अगेंस्ट में, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या निकालेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे निकालना इजी नहीं है। ओके, तो इसलिए हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन और एक वे भी है जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बताता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी का, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे बॉडी फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका कितना है और इनिशियल कितना था वर्क डन के दौरान। वर्क डन मतलब इनिशियल उसका काइनेटिक एनर्जी था क्योंकि वो मोशन कर रहा था, कितने वेलोसिटी से, उसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी कितना था 18 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई किए तो वर्क एनर्जी का यूनिट जूल 1.944 इंटू 10⁵ जूल आ गया। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना था। लेकिन फाइनल वो स्लिप होने के बाद रेस्ट में आ गया, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल जो है यहाँ पे लिखे नहीं है, फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है, इतना है। तो वर्क डन कैसे क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल 0 हो गया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना माइनस 0 जूल, मतलब इतना ही है उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना। पहला क्वेश्चन हम लोग को वर्क डन पूछ रहा था फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में, जो कि हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे यूज नहीं किए, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट है और उसका वैल्यू निकालिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर रहता है। तो यहाँ पे जब वेक्टर उठता है तो एफ एस कोस थीटा आ जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ और एफ एस के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री, पुट हुआ 180 डिग्री एंगल। अब 180 डिग्री में -1 माइनस एफ इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एफ एस। वर्क डन ऑलरेडी आ चुका है इतना, तो दोनों इक्वल कर देंगे, माइनस एफ एस इक्वल्स टू इतना। अब यहाँ से हम लोग एफ निकाल लेंगे, माइनस इधर आया, एस डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 मीटर स्किड हुआ था, डिवाइड करने पर इतना न्यूटन आ गया। ये क्या है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू टू ऑल।